जब सत्ता हारने लगती है तो वो नियम नहीं बदलती, वो चेहरा बदलती है। आदित्य राजवंश को यह बात अगली सुबह समझ आ गई जब उसने फोन खोला और एक के बाद एक नोटिस देखे। कोई आरोप सीधा नहीं था, कोई निष्कर्ष नहीं था, बस जांच पर जांच, समीक्षा पर समीक्षा। ये हमला तलवार से नहीं, कागजों से हो रहा था। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही उसे प्रवेश द्वार पर रोका गया। सर, आज आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 3 साल पहले ये शब्द अपमान थे, आज ये चेतावनी थे। आदित्य ने शांत स्वर में पूछा, किस आदेश पर? गार्ड ने कागज दिखाया। ऊपर 3 हस्ताक्षर थे, पुराने नाम, जाने पहचाने। लॉबी में लोग खड़े थे, नजरें झुकी हुई। कोई पास नहीं आया। ये डर नहीं था, ये संदेश था। सत्ता ने अपनी लाइन खींच दी है। आदित्य वहीं बैठ गया। उसने फोन निकाला। कोई कॉल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि आज जवाब फोन से नहीं मिलेगा। ऊपर बोर्ड रूम में बिना उसके बैठक शुरू हो चुकी थी। अंदर वही लोग थे जो कल तक उसके साथ खड़े थे। आज वो चुप थे। दोपहर तक खबर बाहर आ गई। वरिष्ठ अधिकारी पर प्रशासनिक जांच तेज। नाम नहीं था, लेकिन इशारा साफ था। लावण्या ने खबर देखी। उसका चेहरा सख्त हो गया। वे तुम्हें धीरे धीरे अलग कर रहे हैं, उसने कहा। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शाम को पहला औपचारिक आदेश आया, टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटिव लीव। शब्द सभ्य थे, मतलब साफ। उसे अस्थायी रूप से दूर किया जा रहा था। लावण्या ने कागज हाथ में लिया। अगर तुम अब बोलो तो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, और अगर नहीं बोला तो वो जीत जाएंगे। ये दुविधा थी, सबसे खतरनाक। रात को फोन बजा, एक पुराना नंबर। तुमने सीमा पार कर ली है, दूसरी तरफ से कहा गया। आदित्य ने पूछा, सच बोलना सीमा कब से हो गया? हंसी आई, ठंडी। तुम अकेले पड़ जाओगे। आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, मैं पहले भी अकेला था। कॉल कट गई। घर में अजीब सी शांति थी। लावण्या ने धीरे से कहा, अगर ये सब बहुत आगे चला गया? आदित्य ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। तो भी पीछे नहीं हटूंगा। लावण्या ने उसका हाथ पकड़ा। पहली बार डर नहीं था, साथ था। रात को आदित्य बालकनी में खड़ा था। आज शहर की रोशनियां दूर लग रही थीं। उसने मन ही मन कहा, पलटवार हमेशा आता है। ये तय नहीं करता कि कौन सही है, ये बस ये परखता है कि कौन टिक सकता है। और आज मेरी परीक्षा यहीं से शुरू होती है। ये सत्ता का खेल था, और ये खेल अब खुले मैदान में आ चुका था। अगली सुबह आदित्य राजवंश के लिए सामान्य नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित भी नहीं थी। जिस पल उसने आंखें खोलीं, उसे पता था कि अब लड़ाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। ये वो मोड़ था जहां सत्ता अब पर्दे के पीछे से नहीं, खुले मैदान में वार करने वाली थी। टीवी पर चल रही खबरें साफ संकेत दे रही थीं कि कहानी का रुख बदला जा रहा है। कहीं उसका नाम नहीं लिया जा रहा था, लेकिन हर वाक्य उसी की तरफ इशारा कर रहा था। उसे सुधारक से संदिग्ध बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। आदित्य ने टीवी बंद कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब ये लड़ाई तथ्यों से नहीं, छवि से लड़ी जाएगी। और छवि की लड़ाई में चुप रहना सबसे बड़ी हार होती है। दोपहर में उसे औपचारिक पूछताछ के लिए बुलाया गया। कमरा बड़ा था, लेकिन माहौल संकरा था। मेज के उस पार बैठे लोग सवाल पूछने नहीं, दबाव बनाने आए थे। एक अधिकारी ने कहा कि उसके कुछ फैसलों की समय सीमा संदेहास्पद लगती है। आदित्य ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि हर फैसला नियमों के भीतर और लिखित रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरे अधिकारी ने कहा कि उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। आदित्य ने शांत स्वर में कहा कि निष्पक्षता का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहना होता है। पूछताछ लंबी चली, लेकिन आदित्य का एक भी जवाब अधूरा नहीं था। वो हर सवाल का पूरा उत्तर दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आधा सच सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। शाम तक खबर बाहर पहुंच चुकी थी। अब मीडिया ये दिखाने में जुटा था कि वो घिर चुका है। लावण्या ने खबरें देखीं और पहली बार उसे डर नहीं, गुस्सा महसूस हुआ। उसने आदित्य से कहा कि वे उसे सार्वजनिक रूप से कमजोर दिखाना चाहते हैं। आदित्य ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि जब कोई भीतर से हार जाता है तो वो बाहर शोर मचाता है। रात को दोनों ने बैठकर भविष्य पर खुलकर बात की। ये पहली बार था जब डर ने बातचीत को नहीं रोका। लावण्या ने पूछा कि अगर वे उसे पूरी तरह हटा देते हैं तो वो क्या करेगा। आदित्य ने बिना हिचकिचाए कहा कि वो तब भी चुप नहीं रहेगा। उसने कहा कि अब ये लड़ाई फाइलों और कमरों में नहीं रह सकती, अब ये लड़ाई जनता के सामने ले जानी होगी। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सच को सार्वजनिक करना सत्ता को सबसे ज्यादा असहज करता है। लेकिन आदित्य जानता था कि अब पीछे हटने का मतलब खुद से हारना होगा। अगली सुबह उसने खुला पत्र तैयार किया। उस पत्र में कोई आरोप नहीं थे और कोई भावनात्मक शब्द नहीं थे। उसमें केवल तारीखें थीं, फैसले थे और दस्तावेजों के ठोस संदर्भ थे। हर वाक्य सोच समझ कर लिखा गया था। हर पंक्ति पूरी और स्पष्ट थी।
लावण्या ने पूछा कि अगर ये सब उसके खिलाफ चला गया तो क्या होगा। आदित्य ने कहा कि तब भी सच अधूरा नहीं रहेगा। पत्र जारी होते ही असर दिखने लगा। कुछ लोग अचानक चुप हो गए, कुछ के फोन बंद हो गए, कुछ ने दूरी बना ली। यह साफ था कि सत्ता को झटका लगा है। रात को आदित्य बालकनी में खड़ा था। शहर की रोशनियां अब डर पैदा नहीं कर रही थीं। वे सवाल पूछ रही थीं और जवाब का इंतजार कर रही थीं। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि अब ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रही, ये सच और व्यवस्था के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। अब दो ही रास्ते बचे थे, या तो ये रास्ता उसे तोड़ देगा या फिर वही रास्ता पूरे सिस्टम को बदल देगा। बीच का कोई विकल्प अब मौजूद नहीं था। सच जब बाहर आता है तो वो अकेला नहीं रहता, वो अपने साथ आवाजें लाता है। कुछ समर्थन की होती हैं तो कुछ डर की होती हैं। आदित्य राजवंश का खुला पत्र जारी हुए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन असर हर जगह दिखने लगा था। सोशल मीडिया पर लोग दस्तावेज पढ़ रहे थे, तारीखें मिला रहे थे और सवाल पूछ रहे थे। ये वही सवाल थे जिन्हें सालों से दबाया जाता रहा था। सुबह आदित्य ने जब फोन उठाया तो उसमें बधाइयों से ज्यादा चेतावनियां थीं। कुछ पुराने परिचितों ने कहा कि वो बहुत आगे निकल गया है। कुछ नए नामों ने कहा कि अब पहली बार उन्हें किसी पर भरोसा हो रहा है। आदित्य ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि अब जवाब शब्दों से नहीं, समय से मिलेगा। भारतीय राष्ट्र बैंक के भीतर माहौल अचानक बदल गया था। कल तक जो लोग चुप थे, आज वे सवाल पूछ रहे थे। जो लोग आदेश देते थे, वे अब भाषा तौल कर बोल रहे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बंद कमरे में कहा कि हालात हाथ से निकल सकते हैं। दूसरे ने कहा कि जनता का रुख नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये घबराहट थी, साफ और खुली। दोपहर तक मीडिया का लहजा भी बदलने लगा था। अब सिर्फ आरोप नहीं चल रहे थे, अब जवाब मांगे जा रहे थे। एक चैनल ने पूछा कि अगर सब कुछ नियमों के तहत था तो जांच से डर क्यों। दूसरे चैनल ने पूछा कि अगर दस्तावेज सही हैं तो चुप्पी क्यों। सत्ता के लिए ये सवाल ज्यादा खतरनाक थे। लावण्या ने आदित्य से कहा कि पहली बार लोग उसे सिर्फ अधिकारी नहीं, इंसान की तरह देख रहे हैं। आदित्य ने शांति से जवाब दिया कि इंसान बनकर खड़ा होना ही सबसे बड़ा जोखिम होता है। शाम को एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक पूर्व कर्मचारी जिसे सालों पहले चुप करा दिया गया था, सामने आ गया। उसने वही बातें कहीं जो आदित्य के पत्र में लिखी थीं। अब यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं रही थी। घर में उस रात अजीब सी शांति थी। ये राहत की शांति नहीं थी, ये तूफान से पहले की ठहराव वाली शांति थी। लावण्या ने पूछा कि क्या अब वो दबाव कम महसूस कर रहा है। आदित्य ने साफ शब्दों में कहा कि दबाव कम नहीं हुआ है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। रात को आदित्य देर तक सो नहीं पाया। उसे पता था कि सत्ता अब चुप नहीं बैठेगी। जब जनता सवाल पूछने लगती है, तब जवाब देने के बजाय व्यवस्था अक्सर हमला करती है। ये अगला कदम होगा और वो इसके लिए तैयार था। उसने मन ही मन कहा कि आवाजें अब उठ चुकी हैं, अब उन्हें दबाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सच जब साझा हो जाता है तो वो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं रहता। अगली सुबह ये पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि सत्ता अब पीछे नहीं हटेगी। जब सवाल आम लोगों तक पहुंच जाते हैं, तब व्यवस्था अक्सर जवाब देने के बजाय दबाव बढ़ाने का रास्ता चुनती है। आदित्य राजवंश के नाम एक नया आधिकारिक आदेश जारी हुआ। इस बार शब्द पहले से अधिक कठोर थे और भाषा पहले से अधिक ठंडी थी। उसे सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये आमंत्रण नहीं था, ये सीधी चुनौती थी। दोपहर तक खबर हर चैनल पर चलने लगी। कुछ इसे पारदर्शिता की जीत बता रहे थे, कुछ इसे एक अधिकारी की सार्वजनिक परीक्षा कह रहे थे। लावण्या ने खबर देखी और आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन हालात की गंभीरता साफ झलक रही थी। उसने पूछा कि क्या वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। आदित्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो सच बोलने के लिए तैयार है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। कार्यक्रम की जगह पर पहले से पूरी तैयारी थी। कैमरे लगे हुए थे, माइक्रोफोन चालू थे, सवाल पहले ही तय किए जा चुके थे। जब आदित्य मंच पर पहुंचा तो उसे साफ समझ आ गया कि ये बातचीत नहीं होने वाली है, ये उसकी साख की परीक्षा होने वाली थी। पहला सवाल घुमा फिराकर पूछा गया कि क्या उसने व्यक्तिगत छवि सुधारने के लिए संस्थागत मर्यादाओं को नजरअंदाज किया। आदित्य ने पूरे और स्पष्ट वाक्य में जवाब दिया कि उसके हर निर्णय का लिखित रिकॉर्ड मौजूद है और उसने कभी भी नियमों के बाहर जाकर कोई कदम नहीं उठाया। दूसरा सवाल और भी तीखा था। उससे पूछा गया कि क्या वो खुद को सिस्टम से ऊपर समझने लगा है। आदित्य ने शांति से कहा कि सिस्टम से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन जब सिस्टम भटकने लगे तब सच बोलना किसी का अहंकार नहीं होता। कमरे में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा असहज था, क्योंकि ये तैयार जवाबों की सीमा से बाहर जा चुका था। फिर सबसे निजी सवाल पूछा गया। उससे पूछा गया कि क्या उसका पारिवारिक जीवन उसके फैसलों को प्रभावित करता है। आदित्य ने बिना झिझक कहा कि उसका निजी जीवन उसे समझौते करना नहीं सिखाता, बल्कि उसे ईमानदार बने रहने की ताकत देता है। कार्यक्रम समाप्त होते ही प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोगों ने उसे साहसी कहा, कुछ ने उसे जिद्दी बताया, लेकिन इस बार बहस एक तरफा नहीं थी। लोग खुद दस्तावेज पढ़ रहे थे,
लोग तथ्यों की तुलना कर रहे थे, लोग अपने निष्कर्ष खुद निकाल रहे थे। शाम होते होते सत्ता की घबराहट साफ दिखने लगी। कुछ बयान जल्दबाजी में दिए गए, कुछ फैसले बिना तैयारी के लिए गए। ये पहली बार था जब नियंत्रण फिसलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। घर लौटते समय आदित्य थका हुआ जरूर था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ नहीं था। लावण्या ने उसके पास बैठकर कहा कि आज उसने कोई लड़ाई नहीं जीती, लेकिन उसने सच को अधूरा भी नहीं छोड़ा। आदित्य ने कहा कि कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है। रात को आदित्य बालकनी में खड़ा होकर शहर की रोशनियां देख रहा था। आज ये रोशनियां शोर नहीं लग रही थीं, ये सवाल पूछती हुई लग रही थीं। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि अब आवाजें उठ चुकी हैं और उन्हें फिर से दबाना आसान नहीं होगा। अब ये कहानी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही थी। ये वही मोड़ था जहां व्यवस्था को तय करना था कि वो बदलेगी या टूटेगी, और आदित्य जानता था कि अब वो चुप रहकर इसका हिस्सा नहीं बनेगा। अब आगे कहानी सिर्फ टकराव की नहीं रहेगी, अब ये निर्णय की कहानी बनने वाली थी। जब कोई व्यवस्था खुद को टूटते हुए महसूस करती है, तब वो सबसे पहले सच्चाई को नहीं, बल्कि आवाज को दबाने की कोशिश करती है। आदित्य राजवंश ये बात अब अनुभव से जान चुका था, किताबों से नहीं। पिछले कुछ दिनों में देश का माहौल बदला हुआ था। अखबारों के शब्द बदल गए थे, टीवी स्टूडियो की बहसों का लहजा बदल गया था, और सोशल मीडिया पर लोग अब केवल भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों से बात कर रहे थे। ये बदलाव धीरे आया था, लेकिन गहरा था। सुबह जब आदित्य उठा तो उसे अपने भीतर कोई घबराहट महसूस नहीं हुई। ये अजीब था, क्योंकि हालात अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े थे। शायद इसलिए क्योंकि अनिश्चितता अब खत्म हो चुकी थी। अब उसे साफ दिख रहा था कि आगे क्या आने वाला है। लावण्या चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन सजगता थी। ये वही सजगता थी जो तूफान से ठीक पहले आती है। उसने बिना पीछे देखे कहा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। आदित्य ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि आज कुछ बड़ा तय भी होगा। भारतीय राष्ट्र बैंक बीआरबी पहुंचते ही जब कोई व्यवस्था खुद को टूटते हुए महसूस करती है, तब वो सबसे पहले सच्चाई को नहीं, बल्कि आवाज को दबाने की कोशिश करती है। आदित्य राजवंश ये बात अब अनुभव से जान चुका था, किताबों से नहीं। पिछले कुछ दिनों में देश का माहौल बदला हुआ था। अखबारों के शब्द बदल गए थे, टीवी स्टूडियो की बहसों का लहजा बदल गया था, और सोशल मीडिया पर लोग अब केवल भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों से बात कर रहे थे। ये बदलाव धीरे आया था, लेकिन गहरा था। सुबह जब आदित्य उठा तो उसे अपने भीतर कोई घबराहट महसूस नहीं हुई। ये अजीब था, क्योंकि हालात अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े थे। शायद इसलिए क्योंकि अनिश्चितता अब खत्म हो चुकी थी। अब उसे साफ दिख रहा था कि आगे क्या आने वाला है। लावण्या चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन सजगता थी। ये वही सजगता थी जो तूफान से ठीक पहले आती है। उसने बिना पीछे देखे कहा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। आदित्य ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि आज कुछ बड़ा तय भी होगा। भारतीय राष्ट्र बैंक बीआरबी पहुंचते ही आदित्य को समझ आ गया कि आज का दिन सामान्य नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बदली हुई थी, चेहरों पर औपचारिक मुस्कान नहीं थी। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा था, लेकिन कोई सहज नहीं था। उसे सीधे एक विशेष बैठक कक्ष में ले जाया गया। यह कक्ष पहले भी मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। यह वही कमरा था जहां अंतिम फैसले लिए जाते थे। कमरे में बैठे लोग नए नहीं थे, नहीं वे पूरी तरह पुराने थे। ये वे लोग थे जो हमेशा सत्ता के करीब रहते हैं, चाहे सत्ता का चेहरा बदले या नाम। बैठक शुरू होने से पहले ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह बैठक रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। आदित्य ने उसी पल स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई फैसला होगा तो वो रिकॉर्ड पर ही होगा। कमरे में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा असहमति का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि आदित्य अब पीछे नहीं हटने वाला है। बैठक की शुरुआत एक रिपोर्ट से हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि हाल की घटनाओं ने संस्था की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाया है। आदित्य ने बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया दिए पूछा कि क्या रिपोर्ट में किसी नियम के उल्लंघन का उल्लेख है। जवाब स्पष्ट नहीं था, बस ये कहा गया कि स्थिति जटिल हो गई है। आदित्य ने पूरे वाक्य में जवाब दिया कि जटिलता तब पैदा होती है जब सच को सुविधा के अनुसार मोड़ा जाता है। इसके बाद असली प्रस्ताव सामने रखा गया। प्रस्ताव यह था कि आदित्य को अनिश्चित काल के लिए सभी निर्णायक भूमिकाओं से हटाया जाए। इसके बदले में जांच को संतुलित रखने का आश्वासन दिया गया। यह वही दांव था जिसकी उसे उम्मीद थी। आदित्य ने प्रस्ताव को ध्यान से पढ़ा। उसने हर शब्द को समझा, हर वाक्य को तौला। फिर उसने दस्तावेज बंद किया। उसने साफ कहा कि यह प्रस्ताव न्याय नहीं, समझौता है, और वो समझौते के लिए यह लड़ाई नहीं लड़ रहा। कमरे में कुछ लोगों के चेहरे सख्त हो गए। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब खेल खुल चुका था। एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि अगर आदित्य ने यह प्रस्ताव ठुकराया तो परिणाम उसके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। यह धमकी सीधी नहीं थी, लेकिन इशारा बहुत साफ था। आदित्य ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया
कि डर के आधार पर लिया गया कोई भी फैसला संस्था को नहीं, केवल सत्ता को बचाता है। बैठक कुछ देर के लिए रोक दी गई। आदित्य को कमरे से बाहर बैठने को कहा गया। ये प्रतीक्षा सामान्य नहीं थी, ये दबाव बनाने की कोशिश थी। बाहर बैठे हुए आदित्य ने पहली बार पीछे मुड़कर अपने सफर को देखा। 3 साल पहले वो इसी तरह बाहर बैठा था, लेकिन तब वो अकेला था। आज वो अकेला नहीं था। उसके फोन पर लगातार संदेश आ रहे थे, कुछ समर्थन के थे, कुछ चेतावनी के थे और कुछ ऐसे थे जिनमें डर साफ झलक रहा था। आदित्य ने किसी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब जवाब शब्दों से नहीं, फैसले से देना था। लावण्या का संदेश आया। उसने लिखा कि चाहे जो भी हो, वो उसके साथ है। आदित्य ने फोन बंद कर दिया, लेकिन उसके भीतर एक स्थिरता आ गई। यह स्थिरता डर की नहीं थी, यह स्पष्टता की थी। जब उसे दोबारा कमरे में बुलाया गया तो माहौल और भारी हो चुका था। बैठक के अध्यक्ष ने अंतिम बार पूछा कि क्या वो प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहता है। आदित्य ने कुर्सी से उठकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि वो किसी ऐसे पद पर नहीं रहना चाहता जहां सच बोलने की कीमत चुप्पी हो। उसने साफ कहा कि अगर संस्था को लगता है कि सच उसके लिए बोझ है, तो वो उस बोझ का हिस्सा नहीं बनेगा। ये वाक्य कमरे में देर तक गूंजता रहा। कुछ लोग नजरें झुका चुके थे, कुछ लोग अब भी सत्ता को बचाने के रास्ते खोज रहे थे, लेकिन फैसला हो चुका था। आदित्य ने अपना आधिकारिक बैज मेज पर रखा। यह त्याग नहीं था, यह चुनौती थी। उसने कहा कि वो पद छोड़ रहा है, लेकिन सच नहीं छोड़ेगा, और वो जांच से नहीं भागेगा, बल्कि उसका स्वागत करेगा। बैठक समाप्त हुई। कोई ताली नहीं बजी, कोई नारा नहीं लगा, लेकिन यह तय हो चुका था कि अब कहानी पलट चुकी है। शाम को जब आदित्य घर लौटा तो लावण्या ने बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। उस पल किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। आदित्य ने महसूस किया कि आज उसने कुछ खोया नहीं है, आज उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया है। रात को बालकनी में खड़े होकर उसने शहर को देखा। ये वही शहर था, लेकिन अब उसका रिश्ता बदल चुका था। उसने मन ही मन कहा कि सत्ता का आखिरी दांव खेला जा चुका है। अब अगला अध्याय सच के हाथ में होगा, और सच धीरे चलता है, लेकिन कभी पीछे नहीं हटता। आदित्य राजवंश के पद छोड़ने की खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जो फैसला उस बंद कमरे में लिया गया था, वो अब पूरे देश के सामने था। शाम तक हर न्यूज चैनल एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या यह हार थी या एक नई शुरुआत। कुछ एंकर इसे सत्ता की जीत बता रहे थे, कुछ इसे व्यवस्था के लिए चेतावनी कह रहे थे, लेकिन आम लोग इसे अपने तरीके से समझ रहे थे। अगली सुबह सड़कों पर वही रूटीन था। दुकानें खुली, बसें चलीं, ऑफिस गए, लेकिन बातचीत बदली हुई थी। लोग अब ये नहीं पूछ रहे थे कि आदित्य कौन था, लोग ये पूछ रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया। यह सवाल व्यवस्था के लिए सबसे असहज था। सोशल मीडिया पर आदित्य का खुला पत्र फिर से पढ़ा जाने लगा। लोग तारीखें मिला रहे थे, फाइलों के स्क्रीनशॉट साझा हो रहे थे, पुराने फैसलों की तुलना नए खुलासों से की जा रही थी। यह भावनात्मक समर्थन नहीं था, यह तर्क आधारित जागरूकता थी। कुछ घंटों में ही दूसरे संस्थानों के कर्मचारी भी सामने आने लगे थे। किसी ने कहा कि उनके यहां भी ऐसे ही दबाव डाले गए थे, किसी ने कहा कि उन्होंने भी चुप रहना चुना था। अब कहानी एक आदमी की नहीं रही थी, ये चुप्पी और सच के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। घर में आदित्य शांति से बैठा था। उसके सामने कोई फाइल नहीं थी, कोई फोन कॉल नहीं चल रही थी। लावण्या ने देखा कि पहली बार उसके चेहरे पर थकान के साथ संतोष भी था। उसने पूछा कि क्या उसे पछतावा हो रहा है। आदित्य ने साफ शब्दों में कहा कि पछतावा तब होता है जब आदमी खुद से भागता है। आज वो खुद के सामने खड़ा था। दोपहर में एक अप्रत्याशित कॉल आई। ये कॉल किसी राजनेता की नहीं थी, ये कॉल किसी पदाधिकारी की भी नहीं थी। ये कॉल उन लोगों की तरफ से थी जो बरसों से सिस्टम के भीतर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अब अकेले नहीं रहना चाहते। आदित्य ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उसने कोई वादा नहीं किया, उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर सच बोलना है तो वो किसी के लिए ढाल नहीं बनेगा। शाम होते होते एक अनौपचारिक समूह बन चुका था। इसमें अलग अलग संस्थानों के लोग थे। सबका उद्देश्य एक था, सिस्टम को गिराना नहीं, सिस्टम को साफ करना। लावण्या ने पूछा कि क्या अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आदित्य ने कहा कि पद चला गया है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। उसने कहा कि जब आदमी पद पर होता है तब वो फैसले करता है, और जब पद से बाहर होता है तब वो सवाल खड़े करता है। आज उसे सवाल खड़े करने की जगह मिल गई थी। रात को आदित्य बालकनी में खड़ा था। शहर वैसा ही था, रोशनियां वैसी ही थीं, लेकिन अब वो रोशनियां डर की नहीं लग रही थीं, वे उम्मीद जैसी लग रही थीं। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। अब उसके पास सुरक्षा नहीं होगी, अब उसके पास सिस्टम की ढाल नहीं होगी, लेकिन उसके पास सच होगा, और सच अकेला नहीं रहता। अगले दिन अखबारों में एक नई खबर थी। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वैच्छिक जांच की मांग की थी। कुछ फाइलें अचानक सार्वजनिक होने लगी थी। ये वही प्रक्रिया थी जिसकी शुरुआत आदित्य ने की थी, लेकिन अब ये उसके हाथ में नहीं थी, ये लोगों के हाथ में थी। लावण्या ने कहा कि लोग उन्हें अब अलग नजर से देख रहे हैं। आदित्य ने कहा कि ये नजर सम्मान की नहीं, उम्मीद की है। उम्मीद सबसे भारी जिम्मेदारी होती है। उस शाम आदित्य ने पहली बार डायरी में कुछ लिखा।
उसने लिखा कि सत्ता से बाहर आना अंत नहीं होता, कभी कभी ये असली शुरुआत होती है। उसने ये भी लिखा कि सच को जीतने के लिए सत्ता की जरूरत नहीं होती, सच को बस सामने आने की जगह चाहिए होती है। रात गहराई, शहर शांत हुआ। आदित्य ने बालकनी से अंदर आते हुए सोचा कि अब उसकी लड़ाई बदल चुकी है। अब ये लड़ाई किसी एक संस्था से नहीं होगी, ये लड़ाई आदतों से होगी, डर से होगी और चुप्पी से होगी। उसने मन ही मन कहा कि आखिरी फैसला हो चुका है, अब पीछे देखने का कोई कारण नहीं बचा। अब आगे का रास्ता कठिन है लेकिन साफ है, और यही रास्ता उसे वहां ले जाएगा जहां सच किसी पद का मोहताज नहीं होता। नई पहचान अचानक नहीं बनती, वो पुराने फैसलों, चुप्पियों और जोखिमों की परतों से निकलकर सामने आती है। आदित्य राजवंश के लिए ये सुबह वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। अब उसके पास कोई पद नहीं था, लेकिन उसके पास समय था, और समय जब साफ इरादों के साथ मिल जाए तो दिशा बदल देता है। घर में हलचल कम थी, कोई जल्दी नहीं थी, कोई औपचारिक तैयारी नहीं थी। लावण्या ने नाश्ता रखते हुए कहा कि बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा और समझ गया कि ये इंतजार किसी मुलाकात का नहीं है, ये इंतजार किसी संकेत का है। पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ बदल चुका था। अब लोग उसे पूर्व अधिकारी के रूप में नहीं देख रहे थे, अब लोग उसे उस व्यक्ति के रूप में देख रहे थे जिसने पद छोड़कर सवाल चुना था। यह बदलाव खतरनाक भी था और जरूरी भी। आदित्य ने फोन उठाया और संदेश पढ़े। कुछ संदेश समर्थन के थे, कुछ संदेश मदद की पेशकश के थे, और कुछ संदेश ऐसे थे जिनमें डर साफ छलक रहा था। उसने किसी को तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब कोई भी जवाब व्यक्तिगत नहीं रहेगा, हर शब्द एक दिशा तय करेगा। दोपहर तक घर में लोग आने लगे। कोई मीडिया नहीं था, कोई औपचारिक बैठक नहीं थी। ये वे लोग थे जो वर्षों से अलग अलग संस्थानों में काम करते आए थे। कुछ बैंक से थे, कुछ नियामक संस्थाओं से थे, कुछ ऐसे थे जिनके नाम कभी सामने नहीं आते थे, लेकिन जिनके हस्ताक्षर फैसलों को चलाते थे। वे सब एक बात कहने आए थे, वे अब चुप नहीं रहना चाहते थे। बैठक ड्राइंग रूम में नहीं हुई, ये बैठक बालकनी में हुई, खुली हवा में, खुले शब्दों के साथ। आदित्य ने सबसे पहले साफ किया कि वो किसी आंदोलन का नेता बनने नहीं आया है। उसने कहा कि वो किसी का चेहरा नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि सच को बोलने की जगह मिले। ये बात कई लोगों को चौंकाने वाली लगी, क्योंकि लोग अक्सर किसी चेहरे के पीछे खड़े होना चाहते हैं, लेकिन आदित्य चेहरा नहीं, आईना बनना चाहता था। एक व्यक्ति ने पूछा कि आगे की योजना क्या है। आदित्य ने पूरा वाक्य बोलते हुए जवाब दिया कि आगे की योजना सवालों को व्यवस्थित करना है। उसने कहा कि बिना संरचना के आवाज शोर बन जाती है। उसने ये भी कहा कि हर आरोप दस्तावेज के साथ आएगा, हर बयान तथ्य के साथ आएगा, और हर गलती सार्वजनिक रूप से स्वीकार की जाएगी। ये सुनकर कमरे में मौजूद लोग समझ गए कि ये कोई भावनात्मक आंदोलन नहीं होगा, ये एक अनुशासित टकराव होगा। लावण्या चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने महसूस किया कि आदित्य का बोलने का तरीका बदल चुका है। अब उसमें गुस्सा नहीं था, अब उसमें स्पष्टता थी। यही स्पष्टता थी जो भीड़ नहीं बनाती, बल्कि दिशा देती है। शाम तक एक अस्थायी ढांचा तय हो चुका था। कोई नाम नहीं रखा गया, कोई बैनर नहीं बनाया गया। सिर्फ ये तय किया गया कि कौन सी जानकारी कैसे सार्वजनिक की जाएगी। ये भी तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति अकेले सामने नहीं आएगा, हर बयान साझा जिम्मेदारी होगा। ये व्यवस्था सत्ता को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। उसी शाम पहली प्रतिक्रिया आई। कुछ चैनलों ने आदित्य को नया असंतुष्ट चेहरा कहा, कुछ ने उसे भटका हुआ अधिकारी बताया। आदित्य ने ये शब्द सुने लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वो जानता था कि अब शब्दों से ज्यादा असर दस्तावेज करेंगे। रात को लावण्या ने पूछा कि क्या वो इस रास्ते के लिए पूरी तरह तैयार है। आदित्य ने कहा कि ये रास्ता उसने चुना नहीं है, ये रास्ता उसे मिला है। उसने ये भी कहा कि जब सच दरवाजा खटखटाता है तो अनसना करना विकल्प नहीं रहता। बाहर पहली बार कुछ लोगों ने नारे लगाए। नारे आदित्य के नाम के नहीं थे, नारे सवालों के थे। ये बदलाव छोटा लग सकता था, लेकिन उसका असर बड़ा था। आदित्य देर रात तक बालकनी में बैठा रहा। शहर की आवाजें अब शोर नहीं लग रही थीं, वे संकेत जैसी लग रही थीं। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि अब उसकी पहचान बदल चुकी है। अब वो पद से पहचाना नहीं जाएगा, अब वो अपने फैसलों से पहचाना जाएगा, और यही पहचान सबसे कठिन होती है। यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं हो रहा था। ये उस रास्ते की शुरुआत थी जहां लड़ाई खुली होगी, लेकिन नेतृत्व साझा होगा, जहां चेहरा कम होगा और सच ज्यादा। अगली सुबह यह साफ हो चुकी थी कि यह सिर्फ विचारों की बैठक नहीं रह गई थी। अब ये खुली प्रक्रिया बन चुकी थी जिसे लोग देख भी रहे थे और समझ भी रहे थे। पहली जानकारी सार्वजनिक की गई। ये कोई सनसनीखेज खुलासा नहीं था, ये एक साधारण सा दस्तावेज था
जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे वर्षों से एक ही तरह के फैसले दोहराए जा रहे थे। लेकिन उसकी ताकत इसी साधारणपन में थी, क्योंकि वो झूठ नहीं था, वो पैटर्न था। कुछ ही घंटों में प्रतिक्रिया आने लगी। लोगों ने सवाल पूछे, विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया, और जो सबसे जरूरी था वो हुआ। लोगों ने ध्यान दिया। दोपहर तक कुछ बड़े नाम सामने आए। उन्होंने बयान नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वे तथ्यों को देख रहे हैं। ये वाक्य सत्ता के लिए सबसे असहज होता है, क्योंकि जब लोग देखने लगते हैं तब अंधेरा टिक नहीं पाता। घर के बाहर भीड़ नहीं थी, लेकिन घर के अंदर माहौल बदल चुका था। अब चर्चा डर की नहीं थी, अब चर्चा जिम्मेदारी की थी। आदित्य ने साफ कहा कि कोई भी दस्तावेज बिना जांच के बाहर नहीं जाएगा। उसने ये भी कहा कि अगर किसी जानकारी में गलती निकली तो उसे सबसे पहले वही स्वीकार करेगा। ये वाक्य भरोसा बनाता है, और भरोसा सबसे धीरे बनता है। शाम होते होते सत्ता की पहली सीधी प्रतिक्रिया आई। एक आधिकारिक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि यह सब भ्रामक प्रयास है। आदित्य ने बयान पढ़ा, फिर फोन रख दिया, क्योंकि यह बयान उसके लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जो अब तक नहीं देख रहे थे। लावण्या ने पूछा कि क्या अब दबाव बढ़ेगा। आदित्य ने पूरे वाक्य में जवाब दिया कि दबाव बढ़ेगा क्योंकि असर दिखने लगा है। उसने ये भी कहा कि यह वही मोड़ है जहां बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, और यही वो मोड़ है जहां टिकना जरूरी होता है। रात को पहली बार कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये पूछताछ आदित्य से जुड़ी नहीं थी, ये उन फाइलों से जुड़ी थी जो अब सार्वजनिक हो चुकी थीं। यह संकेत छोटा था लेकिन स्पष्ट था। आदित्य बालकनी में खड़ा था। शहर वैसा ही दिख रहा था, लेकिन हवा बदली हुई लग रही थी। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि अब यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। अब यहां तारीफ कम होगी और विरोध ज्यादा। लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। लावण्या उसके पास आकर खड़ी हुई। उसने कहा कि लोग अब उसे नेता की तरह देखने लगे हैं। आदित्य ने शांति से जवाब दिया कि नेता बनने का मतलब आगे खड़ा होना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है पीछे हटकर सच को सामने आने देना। देर रात एक संदेश आया। इस बार वो चेतावनी नहीं था, वो अनुरोध भी नहीं था, वो सिर्फ एक सवाल था, अब अगला कदम क्या है। आदित्य ने उस संदेश को देखा, फिर डायरी खोली। उसने उसमें लिखा कि अगला कदम वही होगा जो सबसे कम शोर करेगा और सबसे ज्यादा असर डालेगा। उसने डायरी बंद की, खिड़की से बाहर देखा। अब यह लड़ाई सिर्फ खुली नहीं थी, अब यह व्यवस्थित थी। और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा डराने वाली थी। उसने मन ही मन कहा, नई पहचान नाम से नहीं बनती, वो उस जिम्मेदारी से बनती है जिससे कोई बच नहीं पाता। और आज मैं उस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह कहानी अब और गहरी होने वाली है। जब कोई बात बंद कमरों से निकलकर सड़कों तक पहुंचती है, तब वो शिकायत नहीं रहती, वो आंदोलन बन जाती है। आदित्य राजवंश के लिए ये सुबह किसी पद, किसी आदेश या किसी बैठक से शुरू नहीं हुई। ये सुबह सवालों से शुरू हुई। वे सवाल अब सिर्फ उसके नहीं थे। घर के बाहर आज असामान्य शांति थी। कोई भीड़ नहीं थी, कोई नारे नहीं थे, लेकिन फोन लगातार बज रहा था। कॉल देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही थीं। कुछ लोग मिलने की अनुमति मांग रहे थे, कुछ लोग सिर्फ ये कहना चाहते थे कि वे अकेले नहीं हैं। आदित्य हर कॉल नहीं उठा रहा था, वो सुन रहा था, और सुनना अब सबसे जरूरी काम बन चुका था। लावण्या ने पूछा कि क्या आज बाहर जाना ठीक रहेगा। आदित्य ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि अब छुपना गलत संकेत देगा। उसने साफ कहा कि अगर यह लड़ाई सार्वजनिक हो चुकी है तो उसका सामना भी सार्वजनिक रूप से ही किया जाएगा। दोपहर तक पहली खुली सभा की तैयारी हो चुकी थी। कोई मंच नहीं था, कोई झंडा नहीं था, कोई बैनर नहीं था, बस एक खुला मैदान था और खुले सवाल थे। यह जानबूझकर किया गया था, क्योंकि जब मंच होता है तो लोग सुनने आते हैं, और जब मैदान होता है तो लोग बोलने आते हैं। आदित्य वहां पहुंचा तो उसे कोई विशेष स्वागत नहीं मिला। लोग बस रास्ता छोड़ते गए। कुछ ने सिर हिलाकर अभिवादन किया, कुछ ने बस उसकी तरफ देखा। यह सम्मान का प्रदर्शन नहीं था, यह भरोसे की शुरुआत थी। सभा शुरू नहीं की गई, लोग खुद बोलने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उसने 30 साल सिस्टम में काम किया है और हर बार चुप रहने की सलाह दी गई। एक युवा महिला ने कहा कि उसने पहली बार दस्तावेज पढ़े और उसे समझ आया कि डर कैसे काम करता है। ये भाषण नहीं थे, ये बयान थे। आदित्य बीच में नहीं बोला, वो सुनता रहा, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक आवाज के लिए नहीं था। जब उसने बोलना शुरू किया तो कोई नारा नहीं लगाया। उसने पूरा और साफ वाक्य बोला। उसने कहा कि यह मैदान शिकायतों का नहीं, जिम्मेदारी का है। उसने ये भी कहा
कि जो बात आज कही जा रही है वो कल दस्तावेज के रूप में सामने आनी चाहिए। ये चेतावनी नहीं थी, ये दिशा थी। उसी समय पहली प्रतिक्रिया आई। कुछ चैनलों ने इसे अव्यवस्था कहा, कुछ ने इसे उकसावा कहा, लेकिन पहली बार बहस में एक नई बात दिखी। लोग तथ्यों के साथ जवाब दे रहे थे। यह बदलाव छोटा नहीं था। शाम होते होते प्रशासन की मौजूदगी बढ़ गई। कोई टकराव नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं पढ़ा गया, लेकिन यह साफ था कि सत्ता इस खुलेपन से असहज है। आदित्य ने यह देखा और समझा, जब व्यवस्था बिना बोले सामने आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो सुन रही है। लावण्या ने उससे पूछा कि क्या यह सब उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। आदित्य ने पूरे वाक्य में जवाब दिया कि आंदोलन कभी नियंत्रण में नहीं रहते, लेकिन वे दिशा में रह सकते हैं। उसने कहा कि उसकी भूमिका अब नेतृत्व करने की नहीं, बल्कि रास्ता साफ रखने की है। रात को आदित्य घर लौटा। थकान उसके चेहरे पर थी, लेकिन भ्रम नहीं था। उसने महसूस किया कि आज पहली बार उसे डर नहीं लगा, क्योंकि डर तब लगता है जब आदमी अकेला होता है। आज वो अकेला नहीं था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा कि सत्ता अब प्रतिक्रिया देगी, और यह प्रतिक्रिया साधारण नहीं होगी, क्योंकि खुला मैदान सत्ता को हमेशा मजबूर करता है कि वो या तो बदलें या फिर टकराएं। उसने मन ही मन कहा, अब यह लड़ाई बंद कमरों की नहीं रही, अब यह लड़ाई खुले मैदान की है, और खुले मैदान में छुपने की कोई जगह नहीं होती। यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। यह उस टकराव की शुरुआत है जो अगले भाग में और साफ और कठिन होने वाला है। शाम ढलते ही यह साफ हो गया कि सत्ता अब और इंतजार नहीं करेगी। खुले मैदान में उठी आवाजें अब केवल बातें नहीं रह गई थीं, वे दिशा बन चुकी थीं। मैदान के किनारे सरकारी गाड़ियां खड़ी होने लगीं। उनका आना अचानक नहीं था, उनका आना सोचा समझा था। लोगों ने यह देखा लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि इस बार वे सवाल लेकर आए थे, न कि नारे लेकर। प्रशासन की तरफ से एक अधिकारी आगे आया। उसकी आवाज में औपचारिकता थी, लेकिन शब्दों में कठोरता नहीं थी। उसने कहा कि सभा की अनुमति नहीं ली गई है और स्थिति को नियंत्रित रखना जरूरी है। यह चेतावनी नहीं थी, यह सीमा रेखा खींचने की कोशिश थी। आदित्य राजवंश आगे बढ़ा। उसने कोई ऊंची आवाज नहीं लगाई, उसने कोई भावनात्मक वाक्य नहीं बोला। उसने साफ शब्दों में कहा कि यह सभा किसी संगठन की नहीं है। उसने यह भी कहा कि यहां कोई अव्यवस्था नहीं है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं और सुने जा रहे हैं। यह सीधा जवाब था, और सीधे जवाब सत्ता को सबसे ज्यादा असहज करते हैं। अधिकारी ने कहा कि अगर स्थिति बिगड़ी तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। आदित्य ने पूरे वाक्य में जवाब दिया कि स्थिति तब बिगड़ती है जब सवालों को दबाया जाता है। मैदान में खड़े लोग ये सुन रहे थे। कोई ताली नहीं बजी, कोई शोर नहीं हुआ, लेकिन बहुत से चेहरों पर पहली बार भरोसा साफ दिखा। कुछ ही देर में पहला टकराव हुआ। यह शारीरिक नहीं था, यह शब्दों का था। एक अधिकारी ने पूछा कि आदित्य किस अधिकार से लोगों को इकट्ठा कर रहा है। आदित्य ने शांत स्वर में कहा कि सवाल पूछने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती। यह वाक्य हवा में देर तक ठहरा रहा। भीड़ में खड़े एक युवक ने कहा कि वो सिर्फ सुनने आया है। एक महिला ने कहा कि वो पहली बार बोलने आई है। एक बुजुर्ग ने कहा कि वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि क्या सच में कोई डर के बिना खड़ा हो सकता है। ये आवाजें बिखरी हुई नहीं थीं, ये एक ही दिशा में बढ़ रही थीं। प्रशासन ने मैदान खाली कराने का आदेश नहीं दिया। ये भी एक संकेत था। सत्ता टकराव चाहती थी, लेकिन उसकी शर्तों पर। आदित्य ने यह समझ लिया। उसने लोगों से कहा कि आज के लिए इतना ही काफी है। उसने कहा कि आंदोलन ताकत दिखाने से नहीं, अनुशासन दिखाने से आगे बढ़ता है। यह फैसला कुछ लोगों को अजीब लगा, लेकिन ज्यादातर लोग समझ गए। लोग धीरे धीरे मैदान से निकलने लगे। कोई धक्का नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी। यह दृश्य प्रशासन के लिए असहज था, क्योंकि भीड़ का शांत लौटना सत्ता के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। घर लौटते समय लावण्या ने कहा कि आज हालात बिगड़ सकते थे। आदित्य ने पूरे वाक्य में जवाब दिया कि आज हालात संभल गए, क्योंकि उद्देश्य साफ था। उसने कहा कि पहला टकराव जीतने के लिए नहीं होता, पहला टकराव यह देखने के लिए होता है कि कौन रुक सकता है। रात को आदित्य देर तक जागता रहा। उसके फोन पर कई संदेश आए। कुछ लोग निराश थे कि आज कुछ बड़ा नहीं हुआ, कुछ लोग राहत में थे कि कोई टूट फूट नहीं हुई। आदित्य ने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि आज जवाब व्यवहार ने दिया था। उसने बालकनी से शहर को देखा। आज शहर शांत लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि यह शांति अस्थायी है। सत्ता अब अगला कदम सोचेगी,
और वो कदम पहले से ज्यादा सख्त होगा। उसने मन ही मन कहा, खुले मैदान में पहली परीक्षा हमने पार कर ली है, अब अगली परीक्षा धैर्य की होगी और सच्चाई की होगी, क्योंकि जब आंदोलन हिंसा के बिना जिंदा रह जाता है तब सत्ता सबसे ज्यादा डरती है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह लड़ाई अब पीछे नहीं जा सकती। अब या तो संवाद होगा या टकराव, और अगला अध्याय इसी निर्णय को जन्म देगा। खुला मैदान खाली हो चुका था, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ था। भीड़ के जाने के बाद भी सवाल हवा में बने रहे थे, और सवाल जब हवा में टिक जाते हैं तो सत्ता की नींद टूट जाती है। आदित्य राजवंश को यह बात उसी रात समझ आ गई थी। फोन कॉल कम नहीं हुए थे, बस उनकी भाषा बदल गई थी। अब चेतावनियां खुली नहीं थी, अब वे सलाह बनकर आ रही थी। अगली सुबह अखबारों में सुर बदला हुआ था। कुछ अखबारों ने आंदोलन को अनुशासित बताया, कुछ ने इसे संभावित खतरा कहा। लेकिन पहली बार एक बात समान थी, किसी ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। यह अनदेखी के युग का अंत था। घर में माहौल शांत था, लेकिन भीतर तनाव था। लावण्या ने चाय देते हुए पूछा कि क्या अब हालात और सख्त होंगे। आदित्य ने पूरे वाक्य में जवाब दिया कि जब सवाल व्यवस्था तक पहुंचते हैं तब हालात कभी नरम नहीं रहते। उसने ये भी कहा कि अब दबाव सिर्फ बाहर से नहीं आएगा, अब दबाव भीतर से भी आएगा। दोपहर तक पहला संकेत मिल गया। कुछ लोगों को अचानक पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये लोग आंदोलन का चेहरा नहीं थे, ये वे लोग थे जिन्होंने दस्तावेज साझा किए थे। ये रणनीति साफ थी, डर वापस लाने की कोशिश। आदित्य ने यह खबर सुनी और चुप नहीं रहा। उसने सार्वजनिक रूप से साफ शब्दों में कहा कि दस्तावेज साझा करना अपराध नहीं है। उसने ये भी कहा कि डर दिखाकर सच को पीछे नहीं धकेला जा सकता। यह बयान भावनात्मक नहीं था, यह कानूनी और नैतिक दोनों था। शाम को एक आधिकारिक नोटिस आया। नोटिस में कहा गया था कि आदित्य की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। लावण्या ने नोटिस पढ़ा और आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, डर नहीं। आदित्य ने शांत स्वर में कहा कि निगरानी तब खतरनाक होती है जब आदमी अकेला हो, और अब वो अकेला नहीं था। उसी शाम एक बंद कमरे की बैठक हुई। ये बैठक आंदोलन से जुड़ी नहीं थी, ये सत्ता के भीतर चल रही बेचैनी की बैठक थी। कुछ लोग चाहते थे कि कड़ा कदम उठाया जाए, कुछ लोग डर रहे थे कि कड़ा कदम उल्टा असर करेगा। यह विभाजन साफ दिख रहा था। रात को आदित्य को एक निजी संदेश मिला। संदेश छोटा था, लेकिन अर्थ भारी था। अगर तुम अभी रुक जाओ तो सब शांत हो सकता है। आदित्य ने संदेश पढ़ा और फोन बंद कर दिया। उसने मन ही मन तय किया कि अब रुकना विकल्प नहीं है। लावण्या ने पूछा कि क्या यह सब उसके बस से बाहर जा रहा है। आदित्य ने पूरे वाक्य में जवाब दिया कि जब कोई आंदोलन व्यक्ति से बड़ा हो जाता है तब उसे नियंत्रित करने की कोशिश भी व्यर्थ हो जाती है। उसने कहा कि उसकी भूमिका अब आदेश देने की नहीं, बल्कि दबाव को सहने की है। रात गहरी होती गई। शहर शांत दिख रहा था, लेकिन आदित्य जानता था कि यह शांति किसी समझौते की नहीं थी। यह अगले कदम से पहले की तैयारी थी। उसने बालकनी में खड़े होकर मन ही मन कहा, दबाव हमेशा सच को तोड़ने के लिए नहीं आता, कभी कभी वो ये देखने आता है कि सच कितना झुक सकता है। और आज मैं झुकने के लिए खड़ा नहीं हूं। यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। यह उस क्षण की भूमिका है जहां सत्ता को तय करना होगा कि वो सुनेगी या कुचलेगी। अगली सुबह यह साफ हो चुकी थी कि सत्ता ने नरमी का रास्ता छोड़ दिया था। अब हर कदम सोच समझकर और ठंडे दिमाग से उठाया जा रहा था। यह वो चरण था जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। आदित्य राजवंश को यह एहसास तब हुआ जब उसे बताया गया कि कुछ स्वयंसेवकों के घरों पर पूछताछ हुई है। कोई गिरफ्तारी नहीं थी, कोई औपचारिक आरोप नहीं था, लेकिन डर दिखाने की कोशिश साफ थी। यह पहला बड़ा संकेत था कि दबाव अब व्यक्ति से हटकर पूरे आंदोलन पर डाला जा रहा है। आदित्य ने तुरंत एक स्पष्ट बयान जारी किया। उसने कहा कि अगर किसी को सच बोलने की सजा दी जाएगी तो वो सजा अकेले नहीं झेली जाएगी। उसने ये भी कहा कि डर का जवाब चुप्पी नहीं और अधिक पारदर्शिता होगी। यह बयान संयमित था, लेकिन कमजोर नहीं था। दोपहर तक कुछ और नाम सामने आए। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ लोग असमंजस में पड़ गए। यह स्वाभाविक था। हर आंदोलन में यह पल आता है जब डर पहली बार वास्तविक रूप लेता है। लावण्या ने आदित्य से पूछा कि क्या लोग टूट रहे हैं। आदित्य ने पूरे वाक्य में जवाब दिया कि टूटना हार नहीं होता,
लेकिन डर से रुक जाना हार बन सकता है। शाम होते होते एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक वरिष्ठ व्यक्ति जो अब तक पर्दे के पीछे था सामने आया। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो भी दस्तावेजों की सच्चाई की पुष्टि करता है। यह बयान छोटा था, लेकिन उसका असर बड़ा था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से उठने लगे थे। सत्ता की प्रतिक्रिया तुरंत आई। कुछ नियमों की अचानक व्याख्या बदली गई, कुछ प्रक्रियाएं तेज कर दी गई। यह सब दबाव को वैध दिखाने की कोशिश थी। रात को आदित्य के घर के बाहर कुछ देर तक गाड़ी खड़ी रही। कोई उतरा नहीं, कोई संदेश नहीं दिया गया। यह मौन चेतावनी थी। लावण्या ने यह देखा और पूछा कि क्या वो डर रहा है। आदित्य ने साफ शब्दों में कहा कि डर मौजूद है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले रहा। उसी रात आंदोलन से जुड़े लोगों की एक बैठक हुई। यह बैठक बड़ी नहीं थी, यह बैठक गुप्त भी नहीं थी, यह बैठक ईमानदार थी। आदित्य ने कहा कि आने वाले दिन कठिन होंगे। उसने यह भी कहा कि जो भी साथ रहना चाहता है वो पूरी सच्चाई के साथ रहे। उसने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं है। जो जाना चाहता है वो सम्मान के साथ जा सकता है। यह वाक्य आंदोलन के लिए सबसे कठिन था, लेकिन सबसे जरूरी भी था। कुछ लोग उस रात चले गए, कुछ लोग रुके, कोई शोर नहीं हुआ। यह पहला बड़ा बलिदान था। यह संख्या का नहीं, सुविधा का बलिदान था। रात के आखिरी पहर आदित्य अकेला बैठा रहा। उसने शहर की ओर देखा। आज शहर शांत नहीं लग रहा था। आज शहर इंतजार कर रहा था। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि दबाव अब चरम पर है। यह वो बिंदु है जहां या तो आंदोलन टूटता है या चरित्र बनता है। उसने खुद से कहा, दबाव हमेशा हमें रोकने नहीं आता। कभी कभी वो ये देखने आता है कि हम किसके लिए खड़े हैं। और आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सबके लिए खड़ा हूं जो डर की वजह से अब तक चुप रहे। यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। यह उस मोड़ पर रुकता है जहां आगे बढ़ना और भी महंगा होने वाला है। लेकिन अब पीछे लौटने की कीमत और भी ज्यादा हो चुकी है।